आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हम कवर करेंगे और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स में ट्राइबल मूवमेंट। देखो, मैं इस आंसर्स को देख रहा था और ये आंसर को पढ़ने से बेटर मुझे लगा कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है अगर वो हम समझ जाते हैं तो ये आंसर लिखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हम जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसे रीड करते हैं, समझते हैं, आंसर्स फिर हम लिख लेंगे। देखो, ट्राइबल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ट्राइबल क्या है। ट्राइबल मतलब वो लोग हैं जो कह सकते हो जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है। आदिवासी पीपल जो हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्राइबल। और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखो, वो लोग मूवमेंट क्यों कर रहे हैं और किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर रफली इस आंसर को देखो तो क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं थोड़े समय में। उसके पहले देखते हैं कब कर रहे हैं। कब कर रहे हैं वो लोग, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का मतलब होता है आज़ादी के पहले। और किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल पीपल का राइट था, जो अधिकार था, वो छीन लिया था। अब कैसा अधिकार छीन लिया था, राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड को मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिस तरीके से वो लोग अपना पैसा कमा रहे थे, वो अधिकार ही ब्रिटिश सरकार ने उनसे छीन ली थी। इसीलिए जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। कब लॉन्च किया, कब था ये सब प्रॉब्लम्स, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। और किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और क्यों, क्योंकि उन लोग ने, ब्रिटिशर्स ने राइट टू लिवलीहुड जो अधिकार है इनका वो छीन लिया। कैसे अधिकार होते हैं इनके, एक बार उन्हें देख लेते हैं, फिर अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखो, अधिकार क्या थे। ट्राइबल मूवमेंट्स इज टू एक्सेप्ट द राइट ओवर फॉरेस्ट। सबसे पहला अधिकार है कि भाई फॉरेस्ट के ऊपर ना इनके अधिकार है, इनके राइट्स हैं। कैसे राइट्स हैं, दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो इनको ये अलाउ करना चाहिए कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो ये लोग कलेक्ट कर सकें। फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स मतलब वुड हो गया, या फिर लीव्स हो गया, या फिर मान लो जो मध होता है वो फॉरेस्ट से आ रहा है ना। कोई भी फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर इनको अधिकार होना चाहिए, इन्हें अलाउ करना चाहिए कि ये लोग कलेक्ट कर सकें। ये एक इनका अधिकार है। एंड शुड हैव राइट्स टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। और इनके पास अधिकार होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वहाँ पे वो खेती कर सकें। तो इनके पास दो अधिकार है, एक होने चाहिए इनके पास अधिकार। पहला अधिकार क्या है कि फॉरेस्ट की ज़मीन पे ये लोग खेती कर सकते हैं। और दूसरा अधिकार क्या है इनके पास होना चाहिए कि इनको अलाउ करना चाहिए कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जैसे कि वुड्स हो गया, लीव्स हो गया, उसके ऊपर इनका अधिकार होना चाहिए। देखो, मैं थोड़ा सा ना इस टॉपिक से बाहर भी आके तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम खुद से भी आंसर फ्रेम कर पाओ। क्या हो रहा था ना, फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे थे, थोड़ा सा पेन को डार्क कर लेते हैं। फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे थे ना, ये कुछ ज़्यादा हो गया, इनके अपने कुछ राइट्स थे। कैसे राइट्स थे, एक राइट्स ये थे कि यार हम फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो ये ज़मीन हमारी है। यहाँ पे किसी बाहरी इंसान को तुम लाके मत रखो। क्यों मत लाके रखो, क्योंकि हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना ट्रेडिशन है, हमारा अपना रहने का तरीका है। तो इन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों का ये था कि यार ये हमारा ज़मीन है, हम अपने तरीके से रहेंगे, है ना। तो मान लो कि किसी दूसरे लोगों को मत यहाँ पे लाओ। जो हम फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं हमें, दूसरे जगह मतलब विदेशी भी नहीं, जो इंडियन ही दूसरे लोग हैं उनको भी मत लाओ। मतलब मान लो अगर ये फॉरेस्ट एरिया है तो इसमें खाली किसी को रहने दो जो ये फॉरेस्ट में पहले से रह रहे हैं। किसी को भी बाहर से मत ला के यहाँ पे रखो, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर्स हो। क्योंकि अगर किसी को बाहर से ला के रखोगे तो जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा रहन सहन है, वो सब बदलाव होने लगेगा। ये एक चीज़ का ये था। दूसरा ये था, जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वुड हो गया, है ना, लीव्स हो गया, ये सब पे इनके अधिकार हैं। ये लोग इसे बेच सकते हैं या फिर अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इनसे मत छीनो, ये इनका दूसरा डिमांड है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे ना, इनकी ज़मीन में ना अलग अलग पॉलिसी ला दे रहे थे और इनसे वो जो ज़मीन है ना वो ज़मीन छीन ले रहे थे। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इनका अधिकार था वो अधिकार छीन ले रहे थे। फिर इनको एक और था कि भाई हमें फॉरेस्ट लैंड पे कल्टीवेट करने दो,
है ना, एग्रीकल्चर करने दो, वो भी करने नहीं दे रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ये सब प्रॉब्लम दे रहे थे इनको, इसीलिए जो ट्राइबल पीपल थे वो लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, है ना, मूवमेंट लॉन्च कर दिया। अब किसने किसने मूवमेंट लॉन्च किया वो भी हम पढ़ते हैं, पर क्या इतना बात समझ में आया? अभी हालांकि हम फिर से रीड करेंगे तो और टॉपिक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में इसे देखते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं, देखो अब समझ में आएगा। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब आज़ादी के पहले, द गवर्नमेंट डिप्राइव द ट्राइबल पीपल ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो आज़ादी के पहले ब्रिटिश सरकार ने लोगों का डिप्राइव मतलब अधिकार छीन लिया, राइट टू लाइवलीहुड मतलब पैसा कैसे कमाना है। जो लोग लाइवलीहुड मतलब जो जिस तरीके से वो लोग पैसा कमा रहे थे, किससे कमा रहे थे, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज से, वुड से, लीव से, उन चीज़ों क्या कर दिया, डिप्राइव्ड कर लिया, वो चीज़ छीन लिया उनसे। अब छीनने के बाद क्या हुआ, देयर वॉज ट्राइबल अपराइजिंग इन कोल। ये देखो एक कोलम लिखा है, पर मोस्टली जब मैं पढ़ता हूँ इसे, इवन अपने जब मैं एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहा था तो उसमें इसे कोल कहते हैं। कोल फ्रॉम छोटा नागपुर। छोटा नागपुर अगर ज्योग्राफी में देखो तो तुम्हें पता होगा कि झारखंड वाले साइड में होता है। फिर गोंड फ्रॉम ओडिशा, कोली, भील एंड रामोसी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड संथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। क्या ये पॉइंट ईजी इम्पॉर्टेंट है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं अभी याद भी कराऊंगा, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्ज़ाम ने यहाँ से वो बॉक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्ट मैप के, वो पूछा था, ठीक है। पर ये याद करने के बाद थोड़ा सा टॉपिक रीड कर लेते हैं। द ट्राइबल स्ट्रगल्स हैज कंटिन्यूड सिंस दोस ईयर्स। तो उस समय से ही ट्राइबल लोग लड़ाई कर रहे हैं। ट्राइबल्स इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ट्राइबल लोग, आदिवासी पीपल फेस कर रहे हैं। वन मेजर प्रॉब्लम इज़ दे आर डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट। तो एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉरेस्ट पे उनका राइट है, जो अधिकार है, वो उन्हें मना कर दिया जा रहा है, उनसे छीन लिया जा रहा है। द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज़ टू एक्सेप्ट द राइट ओवर फॉरेस्ट, कि भाई ये मानो कि फॉरेस्ट पे अधिकार किसका है, वो ट्राइबल पीपल का है। दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको अलाउ करो कि वो लोग फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज़ कर सकें। और फॉरेस्ट एंड ऑल्सो शुड हैव राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि फॉरेस्ट के लैंड पे कल्टिवेट कर सकें। तो बेसिक क्या है मैं याद करा दूँ अब। जो ट्राइबल मूवमेंट है उसमें हमें क्या याद रखना है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ट्राइबल पीपल थे उनके अधिकार छीन लिए। कैसे अधिकार? राइट टू कल्टिवेट, ओके, एक राइट टू कल्टिवेट लिख सकते हो। दूसरा अधिकार राइट टू फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये दो अधिकार। और दूसरा कि फॉरेस्ट पे भी किसका राइट रहेगा, ट्राइबल पीपल का। ये सारे अधिकार ब्रिटिशर्स ने छीन लिए और इसीलिए ट्राइबल पीपल ने क्या किया, मूवमेंट लॉन्च कर दिया। इतना तो अब लिख पाओगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कहाँ पे किसने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया, तो वो अब हम याद करते हैं। देखो सबसे पहले याद करने का एक तरीका देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे। देखो सबसे पहले यहीं पे देख लो, एक है जो कि है कोल फ्रॉम छोटा नागपुर। तो पहला है कि अगर तुम कोल या कोलम लिख लो, कोल जो है वो कहाँ से है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से है, छोटा नागपुर से, ठीक है। फिर जो गोंड है वो कहाँ से है, वो है उड़ीसा से, या उड़ीसा कह लो। और फिर कोली, भील और रामोसी ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से। और जो संथल और मुंडा वो कहाँ से है, बिहार से। तो इन चारों को हमें याद रखना है। मैं याद कराता हूँ एक दो बार बोल के। जो कोलम है या फिर कोल है वो कहाँ से, छोटा नागपुर से। गोंड कहाँ से, उड़ीसा से। उसके बाद में कोली, भील और रामोशी कहाँ से, महाराष्ट्र से। संथल और मुंडा कहाँ से है, बिहार से। तो कोल छोटा नागपुर से, गोंड उड़ीसा से, फिर कोली, भील और रामोशी महाराष्ट्र से, और संथल और मुंडा बिहार से। तो आई होप आपको ये सारे आंसर समझ में आए होंगे, या ये क्वेश्चन ही समझ में आया होगा। और इसका मैं अगर आंसर आपको एक बार दिखा दूं, जो मैंने लाया हुआ था आंसर, हाँ यहाँ पे है देखो। ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल कम्युनिटी वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट वेल्थ फॉर देयर लिविंग। तो भाई ट्राइबल पीपल जो थे वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड थे अपने लिविंग के लिए। द ब्रिटिश हैज़ प्रोहिबिटेड द ट्राइबल फ्रॉम मेकिंग यूज़ ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो ब्रिटिश ने क्या किया, मना कर दिया कि भाई तुम फॉरेस्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे कि कोल कहाँ से था, याद करो अब। कोलम कहाँ से था,
कोल था छोटा नागपुर से। फिर गोंड कहाँ से था याद करो, संथल, कोली भील। देखो कोली भील रामोशी तो याद रखना, यहाँ पे हालांकि रामोशी नहीं लिखा है, पर कोली भील और रामोशी कहाँ से था, महाराष्ट्र से। और गोंड कहाँ से था, उड़ीसा से। संथल और मुंडा कहाँ से था, बिहार से। तो ये मैंने याद करवा दिया। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर प्रॉब्लम टू अर्न लाइवलीहुड इज़ नॉट सॉल्व। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी तक उनकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हुई नहीं है। क्या क्या इन्हें अधिकार चाहिए, द राइट ऑन द फॉरेस्ट लैंड, कि भाई एक तो अधिकार है कि भाई फॉरेस्ट के ज़मीन पे हमारा राइट है। दूसरा, टू गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जमा करना इनका अधिकार है। एंड टू कल्टीवेट एंड फॉरेस्ट लैंड, वो अब तक रिकग्नाइज नहीं किया गया है। तो आज़ादी के पहले भी नहीं हुआ था और आज़ादी के बाद भी इतना नहीं हुआ। हालांकि जब बहुत पढ़ोगे थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ है, पर अभी तक पूरे तरीके से नहीं हुआ है। तो आई होप आपको अब ट्राइबल मूवमेंट जो है वो तो समझ में आ गया होगा। तो ट्राइबल मूवमेंट हमारा हो चुका है, और ट्राइबल मूवमेंट के बाद अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो है लेबर मूवमेंट। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करते हैं। मेरा प्लान है कि ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, और रीज़न है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा मैं, इसलिए अभी जब मैं बैठा हूँ तो काफ़ी कर लेते हैं। लेबर मूवमेंट, लेबर मतलब वो तबका, वो समाज, वो लोग जो काम कर रहे हैं, है ना, उसे हम क्या कह रहे हैं, लेबर। और लेबर्स ने भी मूवमेंट लॉन्च किया, उससे काफ़ी सारे रीजंस हैं, और एक समय बाद वो मूवमेंट की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो चुकी है। कैसे वो हम समझते हैं इस टॉपिक में। शुरुआत कैसे हुई देखते हैं लेबर मूवमेंट की। इंडस्ट्रीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लाइक टेक्सटाइल मिल्स, रेलवे कंपनी स्टार्टेड इन इंडिया इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री मतलब जो कंपनियां थी, वो भारत में कब शुरू हुई। चाहे वो पब्लिक सेक्टर मतलब होता है कि सरकारी कंपनी, और प्राइवेट सेक्टर मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनीज। कैसी कंपनी, जैसे टेक्सटाइल की कंपनी हो गई जहाँ पे कपड़े बनते हैं, है ना, रेलवे की कंपनी हो गई। ये सब भारत में कब शुरू हुआ, ये सब भारत में शुरू हुआ है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में ये सब शुरू किया गया है। ठीक है, अब जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई है ना, तो उससे क्या होता है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, करेक्ट कर लेना। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंट। तो क्योंकि जब इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई ना, तो लेबर भी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेबर फोर्स मतलब बहुत सारे लेबर सब क्या हुए, इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। तुम आंसर कैसे लिखोगे, तुम आंसर लिखोगे कि भारत में जो इंडस्ट्री शुरू हुई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, वो कब हुआ, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, है ना, मतलब 1850 के बाद इंडस्ट्री जो थी वो भारत में शुरू हो गई। अब जैसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल मिल्स और रेलवे, ऐसी इंडस्ट्री जब बनने लगी ना, इससे क्या हुआ, बहुत सारा लेबर फोर्स काम में आ गया। बहुत सारे लेबर लोग, बहुत इंडस्ट्री में कौन काम करेगा यार, लेबर में काम करेगा, तो बहुत सारे लेबर लोग काम करने लगे। अब इससे क्या हुआ, अब लेबर जब काम कर रहा है तो लेबर्स को प्रॉब्लम भी होगा। जैसे कि उस ज़माने में क्या था कि नई नई सब इंडस्ट्री खुली थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, है ना। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि लोग पहले एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे थे, एकाएक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वाला काम शुरू हो गया। मतलब तुम खेती से निकल के आप सामान को बनाने लगे हो, इंडस्ट्री पे आ गए हो। अब जब नई नई इंडस्ट्री खुली ना, तो लेबर कितना घंटा काम करेगा, लेबर के लिए क्या कानून है, लेबर का कौन ध्यान देने वाला है, ये सब पे कोई कानून था नहीं। जितना मर्जी चाहे जो मालिक था वो उतना मर्जी काम करवा रहा था। और जब ये स्थिति आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लीड टू लॉट ऑफ लेबर इश्यूज़। तो जो लेबर थे उनको बहुत सारे इश्यूज़ होने लगे। और जब कभी बहुत इशू होता है तो एक ग्रुप साथ में आता है जो लेबर्स के लिए लड़ेगा, है ना। जब कभी समाज में कोई दिक्कत होती है तो समाज एकजुट हो जाती है। तो लेबर्स के लिए भी लोग एकजुट हुए, और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी कंपनी खुलने लगी। अब कंपनी अपना प्रॉफिट का ध्यान दे रही थी, लेबर्स का ध्यान दे नहीं रही थी, और इस कारण से क्या हुआ कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में शुरू किया गया। मैनी यूनियंस वेर फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद और भी बहुत सारे यूनियंस बनाए गए। आज़ादी के बाद जब इतने सारे यूनियंस बनाए गए तो वो किसके हक के लिए बना रहे हैं, लेबर्स के लिए। द ट्रेड यूनियन मूवमेंट वॉज वेरी इफेक्टिव फ्रॉम 1960 टिल 1980s। तो 1960 से 1980 के दशक के दौर में जो ये ट्रेड यूनियन था ना, ये मूवमेंट बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या काम करता है, सोच के देखो, कब से तो ये सब सुन ही रहे हो। ये ट्रेड यूनियन लेबर के लिए काम कर रहा है, और लेबर के लिए क्या काम कर रहा होगा, ये ना लेबर के लिए काम करता है। जैसे मान लो कोई लेबर को 15 घंटा काम कराया जा रहा है,
तो सबसे पहले तो ये नियम है यार कि तुम 15 घंटा काम नहीं करा सकते, वो लेबर भी एक इंसान है। तो जो टाइम है वो फिक्स करो कि कितना घंटा वो काम करेगा। दूसरा, लेबर जितना घंटा काम कर रहा है क्या उसको उतना पैसा मिल रहा है या नहीं। तीसरा, अगर तुम लेबर से ओवर टाइम करवा रहे हो तो क्या उसे उसका हक का पैसा दे रहे हो या फिर नहीं। यही सारा काम कौन कर रहा था? ट्रेड यूनियन कर रहा था, और वो बहुत इफेक्टिव था 1960 से लेकर 1980 तक। लेकिन आफ्टर 1980s ट्रेड यूनियन मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो 1980 के दशक के बाद से जो ट्रेड यूनियन का मूवमेंट था ना, जो बहुत अच्छा चल रहा था, उसने अपना मोमेंटम, मतलब जिस हिसाब से वो चल रहा था, जिस गति से वो चल रहा था, वो गति वो खो बैठा एंड स्लोली डिसइंटीग्रेटेड। और उसके बाद में वो एकदम ही डिसइंटीग्रेट हो गया ना। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है कि एकदम मान लो ख़त्म होने लगा वो। क्यों? ग्लोबलाइजेशन गेव अ फाइनल ब्लो टू द मूवमेंट। और एकदम ही कब ख़त्म हो गया? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ना कि जब इंडिया ने ना 1990s के बाद फॉरेनर्स को भी अलाउ कर दिया कि तुम इंडिया में आके अपनी कंपनी खोल सकते हो। अब जब इंडिया में पहले ना सरकारी कंपनी बहुत थी, तो 1990s के बाद, मैं टेक्निकल वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकता कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये सब है, हालांकि मैंने यूज़ कर ही लिया। जो समझ सकता है समझ, जो नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ कि 1990s के बाद क्या हुआ ना कि हमारे सरकार ने बोला कि प्राइवेट कंपनी भी और खुल सकती है और फॉरेन की कंपनी भी भारत आ सकती है। तो जब प्राइवेट कंपनी, इस तरफ मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, जब प्राइवेट कंपनी, ये क्या हो रहा है, जब प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी भारत में जब बहुत सारी खुलने लगी ना, अच्छा प्राइवेट कंपनी भी खुल रही है, गवर्नमेंट भी है और फॉरेनर्स की कंपनी भी खुल रही है, तो मार्केट में जो कंपटीशन था वो बहुत बढ़ गया। अब जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया ना, कंपनियां बढ़ गई, तो लेबर भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। कंपटीशन भी बढ़ गया। अब लेबर का उतना नहीं सुना जा रहा था जितना पहले सुन रहे थे। क्यों? अब अगर लेबर की यूनियन जाती कि यार लेबर के लिए ये काम करो, तो वो लोग बोल देंगे भाई तुम अपना लेबर लेके जाओ, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं नौकरी के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इतना कंपटीशन बढ़ गया ना कि जो लेबर ट्रेड, जो ट्रेड यूनियन काम कर रही थी ना, वो मूवमेंट काफ़ी कम हो चुका था। हालांकि आज भी ऐसा नहीं है, आज भी ट्रेड यूनियन है, लेकिन जिस हिसाब से 1960 से 1980 के दशक में वो काम कर रही थी, अब वो इतना काम नहीं कर रही है। और एक रीज़न क्या है? वो ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको लेबर मूवमेंट भी समझ आया होगा। मैं इसको एक और बार समरी में बता देता हूँ। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। देखो, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हटाने वटाने में। देखो वो कह रहा है, क्या लिखोगे आंसर लेबर मूवमेंट के लिए? एक तो ये पेन कभी डार्क कभी लाइट खुद ही हो जाता है, ये अपनी मर्जी पे चलता है ना। तो देखो लेबर मूवमेंट में क्या लिखोगे कि इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद देश में बहुत सारे इंडस्ट्री खुलने लगे, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और साथ साथ में रेलवे की कंपनी, रेलवे कंपनी खुलने लगी। क्यों खुलने लगी ये सब एकाएक अचानक से? क्योंकि क्या हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि पहले लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे और अब लोग क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब अब सामान बनाने लगे। नाउ ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? लेबर फोर्स बहुत बढ़ने लगा, और लेबर फोर्स जब इतना बढ़ने लगा, और उस ज़माने में जो मालिक थे वो मोस्टली अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, और इसीलिए लेबर के इश्यूज़ बढ़ने लगे। जब लेबर के इश्यूज़ बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा? तब जाके 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया। आज़ादी के बाद भी बहुत सारे ट्रेड यूनियन बनाए गए, जो कि 1960 से लेके 1980 तक बहुत अच्छा काम किए, 1980s तक। लेकिन 1980s के बाद अगर देखो, 1990s के समय इतना अच्छा काम नहीं किए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका था। ठीक है, तो आई होप एक दो बार आंसर रीड करके और ख़ुद से भी थोड़ा बहुत सही से आंसर तुम फ्रेम अप कर लोगे, और लेबर मूवमेंट तुम्हें अब समझ में आया होगा। अब आओ तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर द, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो रहा है क्या? जी, इसमें 2 ही है तो कोई बात नहीं। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ के पहले
थोड़ा सा ना फिलअप बोल रहा हूँ मैं, ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अभी दो बड़े टॉपिक पढ़े हो, थोड़ा सा इजी टॉपिक कर लो, फिर आपस से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो भाई बताना है ट्रू है या फॉल्स, और हमें रीज़न भी देना है। मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल डेमोक्रेसी में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों, देखते हैं। द अबाउट स्टेटमेंट इज ट्रू, पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड स्टार्ट अ मूवमेंट टू सॉल्व से सोशल इशू। सबसे पहला रीज़न मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सोशल इशू जो समाज में समस्या है उसे सॉल्व करता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ पे अल्टीमेट पावर लोगों के हाथ में है, ड्यू टू कैसे, इलेक्शन के तौर पे। पर मान लो जिसे हमने इलेक्शन में जिताया और सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं हम, तो हम एक मूवमेंट करते हैं। और वो मूवमेंट से क्या होता है ना, जो हमारे समाज में इशू है उसे हम क्या करते हैं, सॉल्व। तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, मूवमेंट की वजह से सोशल इशू क्या होता है, वो सॉल्व होता है। दूसरा, लीडर्स एंड एक्टिविस्ट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज इशू टू द गवर्नमेंट। तो जो मूवमेंट का लीडर होता है, जो एक्टिविस्ट होता है ना, वो क्या करता है, जो एक्टिविस्ट मतलब जो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है उस चीज़ के लिए, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचाता है, सरकार को पहुंचाता है। पॉइंट से ये बात समझ में आता है कि मूवमेंट्स ना सिर्फ आम जनता के लिए ज़रूरी है, लेकिन सरकार के लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, सरकार को पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए। जब कोई मूवमेंट होता है ना, उसे सरकार को मालूम पड़ता है कि हमारे देश के लोगों को क्या चाहिए, और वो उन्हें कौन बता रहे हैं, मूवमेंट के लीडर्स बता रहे हैं। द गवर्नमेंट टेक नोटिस ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। तो भाई गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कब देखता है उस प्रॉब्लम को, बिकॉज ऑफ मूवमेंट। जब कोई मूवमेंट होता है, सरकार की नज़र उस पर पड़ती है कि अरे हाँ, समाज में हमारी ये दिक्कत है, इसे हमें सॉल्व करना है। Some movements aim at opposing some policies of the governments and certain decisions। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो सरकार के जो डिसीजन है उसको अपोज करते हैं, उसके खिलाफ होते हैं कि यार जो तुम्हें डिसीजन ले रहे हो सही नहीं है। दिस इज़ मोस्ट रिकग्नाइज्ड मेथड ऑफ प्रोटेस्ट इन डेमोक्रेसी। तो भाई ये सबसे ज़्यादा मानने वाला तरीका माना गया है, अच्छा तरीका माना गया है किसमें, डेमोक्रेसी में। और क्या ये बुरा है कि तुम सरकार की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट हो, देखो ये बुरा नहीं है। तक तुम हिंसा नहीं कर रहे हो, जब तक तुम वेपन्स हाथ में नहीं ले रहे, तब तक तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हार्म नहीं कर रहे हो, शांति से अपनी बात को रख रहे हो, तो वो बिल्कुल ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी का एक बेनिफिट ये भी है कि तुम सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट भी जाके अपनी आवाज़ रख सकते हो। यही इंपॉर्टेंस है मूवमेंट का। क्या इंपॉर्टेंस है कि वो सोशल इशू को सॉल्व करता है। दूसरा क्या है, वो सरकार को समाज की समस्या बताता है, सरकार के नोटिस में लाता है कि क्या प्रॉब्लम है। और तीसरा, वो कई बार सरकार के पॉलिसी के भी अगेंस्ट अपोज करता है। तुम खुद से भी लिख सकते हो मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा हम खुद भी डिस्कस कर लें, है ना। कोई भी मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, ये पेन का तो अलग ही अपना जलवा है। तो ये मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, देखो, एक तो ये समाज के सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करता है, बिल्कुल। दूसरा कारण क्या है मूवमेंट का, दूसरा कारण ये है कि गवर्नमेंट को नोटिस में लाते हैं। तीसरा क्या, गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है, बिल्कुल, गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है कि समाज की नीड क्या है। चौथा, कई बार हम इस मूवमेंट के ज़रिए सरकार के पॉलिसी को भी, उसके भी अगेंस्ट हम कह सकते हो कि सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट तुम अपनी आवाज़ रख पाते हो, ठीक है, तुम अपनी वॉइस रख पाते हो। तो आई होप ये भी ट्रू एंड फॉल्स आपको समझ में आ गया होगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है यार। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। मूवमेंट्स डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो भाई क्या किसी भी मूवमेंट में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत नहीं है क्या, स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत तो हर ही जगह है। मूवमेंट क्या है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। देखो अभी हमने बात किया ना, ये देखो कि लीडर्स ही होते हैं जो सरकार तक सारे इश्यूज़ को पहुंचाते हैं। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इश्यूज़ टू द गवर्नमेंट। तो भाई सरकार को कौन पहुंचाता है ये सब समस्या, लीडर पहुंचाता है। अगर लीडर ही बेकार है तो कैसे कोई पहुंचाएगा, तो लीडर बहुत ज़रूरी है। तो मूवमेंट्स डू नॉट नीड स्ट्रॉन्ग लीडर्स, मूवमेंट नीड स्ट्रॉन्ग लीडर्स। तो ये है फॉल्स। देखते हैं, द सक्सेस ऑफ एनी मूवमेंट्स डिपेंड ऑन द लीडरशिप। किसी भी मूवमेंट का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, उसके लीडरशिप पे। द मूवमेंट रिमेन्स एक्टिव बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स। तो भाई मूवमेंट चल ही रहा है क्योंकि उसका लीडर क्या है, स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो होता है ना, वो जो डिसीजंस लेता है ना, वो बड़े सही लेता है। अगर पूरी टीम उसकी हारी हुई बैठी हुई है ना, एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स के वर्ड्स, जो मोमेंटम है ना उसके टीम का, वो चेंज कर सकता है। इसलिए लीडर बड़ा ज़रूरी होता है।
द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, तो मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, मूवमेंट जो हमने शुरू किया है वो क्यों शुरू किया है, हमें क्या पाना है, प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन, हम क्या काम करेंगे इसको पाने के लिए, स्ट्रेटजी ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन मतलब आंदोलन, किस तरीके से हम सरकार से अपनी बातों का डिमांड रखेंगे, आर डिसाइडेड बाय द लीडर्स, ये सब कौन डिसाइड करता है, लीडर्स, की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पाना है हमें, कैसे पाना है और किस तरीके से पाना है, ये सब कौन बताता है, एक लीडर। ये बहुत अच्छा लाइन है, तुम इसको थोड़ा सा अपने तरीके से कर सकते हो कि जैसे लीडर्स आर द वन हु डिसाइड व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, है ना। ये तुम लाइन लिख सकते हो, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इन एनी मूवमेंट्स। हालांकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, इसमें से भी कोई वर्ड लिखोगे तो वो बेहतर हो जाएगा। फिर फर्म लीडरशिप्स हैव अ वाइड रीच, दे कैन गेट पब्लिक सपोर्ट मेकिंग द मूवमेंट्स वेरी इफेक्टिव। तो अगर बहुत फर्म मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, तो पब्लिक सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। सो द नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ द एटमोस्ट एसेंशियल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो। इसका एग्जाम्पल क्रिकेट सारे बहुत देखते हैं, तो उससे एक एग्जाम्पल है MS धोनी का। जिस तरीके से वो मैच को लास्ट तक लेके जाते हैं, वो प्रेशर को पूरा सोख लेते हैं। एक लीडर का यही काम होता है, वो प्रेशर को सोखता है ना। तो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे तुम उनका एग्जांपल नहीं दे सकते, मेरे फेवरेट है तो मैं उनको आइडलाइज कर रहा हूँ, लेकिन तुम हाँ स्टिल आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मूवमेंट में लीडर क्यों ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमर मूवमेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो भाई कंज्यूमर का जब मूवमेंट था वो आया, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, समझते हैं क्यों कैसे क्या। द कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ चेंजिंग इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम। वह जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया। कंज्यूमर कौन होता है यार, हम सारे कंज्यूमर्स हैं, आप, मैं, हमारे PM, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी सारे हम सब कौन हैं, हम सब कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे हैं ना। तुम मोबाइल में पढ़ रहे हो, मोबाइल तुमने ख़रीदा है, तुम क्या हो गए, कंज्यूमर, है ना। उसके बाद में तुम अगर आराम से लेट के वीडियो खाली सुन रहे हो कि चलो भाई समझ जाएंगे, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, जिस बेड पे पड़े हो भी कभी ना कभी तुमने ख़रीदा होगा, तुम कंज्यूमर हो। कोई बुक पेन लेके बैठा होगा और समझ रहा होगा, तो वो बुक पेन भी खरीदे हो, तुम क्या हो, कंज्यूमर हो। तो आप तक तो समझ गए हो कि कंज्यूमर मतलब क्या है, हम उस चीज़ों को खरीद रहे हैं तो हम क्या हैं, कंज्यूमर हैं। और लिखा है कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ चेंजिंग इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम। तो भाई समाज बदल रहा है ना, जो पैसा का सिस्टम है, जो इकोनॉमी है देश की, वो पूरा बदल रहा है, इसीलिए कंज्यूमर्स क्या अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अडल्ट्रेशन इंक्रीज्ड, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, मिलावट बढ़ गया। एक समस्या क्या है, अडल्ट्रेशन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेट्स, ये तो रहने दो, एंड वेट्स एंड मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंज्यूमर्स। तो 3 इसमें चीज़ याद रखो। एक तो प्रॉब्लम हो रहा है अडल्ट्रेशन का, है ना, तुम लिख सकते हो कंज्यूमर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। दूसरा इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब चीज़ों के ना कॉस्ट को बढ़ा दिया जा रहा है, महंगा कर दिया जा रहा है। और तीसरा वेट्स एंड मेजर्स, तो भाई क्या कर रहे हैं ना, चीज़ कम दे रहे हैं पर वज़न ज़्यादा कर दे रहे हैं, ये सब भी इश्यूज़ है ना। तो ये सारे इश्यूज़ से कौन परेशान है, कंज्यूमर, हम कंज्यूमर परेशान है। तो कोई हमें सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि तुम साइट का नाम नहीं लूँगा, तुम किसी भी पर्टिकुलर एक साइट से कुछ मंगवाते हो और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें 3 टी-शर्ट्स मिलेंगे, और जब वो आता है तो उसमें टी-शर्ट होता ही नहीं है, तो यार तुम कहीं तो कंप्लेन करोगे ना। तो कहाँ कंप्लेन करना है, तुम मान लो कुछ चावल खरीदने गए, उसमें लिखा है 25 किलो, तुमने घर लाके वज़न किया उसमें 5 किलो, या उसमें मान लो है 22 किलो, 3 किलो तो कम है ना। तो कहाँ कंप्लेन करोगे, कुछ तो होना चाहिए। उसी के लिए टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम सच फ्रॉड्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986। तो कंज्यूमर्स को बचाने के लिए ही क्या पास किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, याद रखना। द consumer protection movement was started to create awareness among the consumer and their right and their safety। तो consumer protection movement क्यों आया, ये तो देखो राइट, ये तो एक्ट आया, लेकिन मूवमेंट क्यों लाया गया था, मूवमेंट इसलिए लाया गया था कि लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं और तुम किस तरह सेफ रह सकते हो, है ना, किस तरह की सेफ्टी रख सकते हो। ठीक है, तो कंज्यूमर्स मूवमेंट भी एग्जिस्टेंस में आया लोगों को समझाने के लिए कि उनका अधिकार क्या और किस तरह वो बच के रह सकते हैं।
और ये कुछ समस्याएं थी, एडल्ट्रेशन, मिलावट और महंगाई और वजन के साथ जो कम ज़्यादा कर देते हैं कई बार। और ये सब के लिए क्या लाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, खुद से भी लिख पाओगे, लेकिन थोड़ा सा रीड करके लिखा करो। अब कुछ आंसर्स हमारे बचे थे, वो भी कवर करते हैं। इसमें से बाद में बताऊंगा क्या बोलने वाला था, पहले कवर करते हैं। देखो देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द एक्टिविटी, रोल एंड फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में हमें बात करना है। सबसे पहले उसके रोल की बात करेंगे, फिर उसके फंक्शन की बात करेंगे और फिर उसके एक्टिविटी की बात करेंगे। देखो, तो ये जो एनवायरमेंटल मूवमेंट था, इसका सबसे पहला रोल क्या था? इसका रोल था क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना। किस बारे में? अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इन एनवायरनमेंट। तो भाई एनवायरनमेंट को बैलेंस बना के रखना है, ये पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने का क्या था, इसका रोल था, इसका काम था। और वो कैसे किया? टेलीविज़न से किया, न्यूज़पेपर से किया और अलग अलग मीडियम से किया। ठीक है, तो रोल क्या है? लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना। और दूसरा रोल क्या था? अपोजिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विथ एनवायरमेंटल कंसर्न, मतलब उन सारे प्रोजेक्ट्स को अपोज करना है जो जो एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई रोड बनाने वाले हैं, लेकिन उस रोड के वजह से पूरे पूरे जंगल को काटना पड़ेगा, तो वैसे प्रोजेक्ट को अपोज कर दो, वो मत बनाने दो, क्योंकि उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, ख़राब होगा। तो दो रोल है, एक रोल है अवेयरनेस क्रिएट करना और दूसरा रोल है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो एनवायरनमेंट को ख़राब करे, एनवायरनमेंट के कंसर्न में उसे क्या करे, अपोज करे। तो आई होप रोल समझ में आया होगा। फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या था? द फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट मूवमेंट इज़ टू मेक एफर्ट साइलेंटली और रिगरसली, या तो शांति से कर लो या तो बहुत ही एक्टिवली करो, टू प्रोटेक्ट नेचुरल एरिया थ्रू एफॉरेस्टेशन। तो भाई नेचुरल एरिया जो है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे तुम्हें कुछ ट्रीज वीज काटना नहीं है, रिसाइकलिंग करना है और पोल्यूशन कंट्रोल करना है। तो ये फंक्शन था। काम क्या था इनके मूवमेंट्स का? कि भाई एफॉरेस्टेशन, ट्रीज को काटने मत दो, रिसाइकलिंग करो और उसके बाद में पोल्यूशन को कंट्रोल करो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द पोल्यूशन बोर्ड्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व एंड एक्शन एंड सपोर्ट्स। तो भाई कौन सपोर्ट कराए लोगों को इसके लिए? फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट और पोल्यूशन का बोर्ड। तो इनका क्या था? फंक्शन। याद कर लो एक बार, रोल क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना और कोई डेवलपिंग प्रोजेक्ट जो एनवायरनमेंट के खिलाफ है उसे अपोज करना। फंक्शन तीन है, एक फंक्शन क्या है कि ट्रीज को काटना नहीं है, दूसरा रिसाइकलिंग करना है और तीसरा पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो वैसे कीवर्ड्स याद रखा करो, बाकी ये सब तो लिख ही लोगे यार। ट्रीज को काटना नहीं है, रिसाइकलिंग करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हैज़ बीन अ सीरियस इश्यूज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। तो भाई जो पर्यावरण खराब होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ये सिर्फ भारत में इशू नहीं है, दुनिया भर में है। अब क्या क्या काम किया गया इसको बचाने के लिए? द इश्यूज ऑफ डिग्रेडेशन वॉज डिस्कस्ड एज रियो डी जेनरियो, पेरिस एंड क्योटो कॉन्फ्रेंसेस। तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए गए, है ना। 1992 में किए गए हैं, उसके पहले भी काफ़ी 1972 में भी किए गए थे, है ना। हाँ, मेरे हिसाब से पहला 1972 या कुछ में था। तो खैर वो तो नहीं लिखना है तुम्हें, बस ये लिखना है कि बहुत सारे डिस्कशंस किए गए रियो डी जेनरियो में, फिर क्योटो कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रख लो कि हाँ भाई रियो डी जेनरियो पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बात की है, फिर क्योटो कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी। फिर इंडिया, इवन इंडिया में भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। इवन इन इंडिया मैनी मूवमेंट्स एंड आर एक्टिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। दो याद रखो इंडिया में कौन से मूवमेंट थे। एक है चिपको मूवमेंट, तुम क्लास 9th में पढ़े थे कि वहाँ पे जो वुमेंस थी हिमालय के फुटहिल्स पे, मतलब हिमालय के नीचे वाले इलाके में, वो ट्रीज़ को ऐसे कवर करके खड़ी हो गई थी कि तुम ट्रीज़ नहीं काट सकते। और दूसरा याद रखो वन महोत्सव, ये दो याद रखो, चिपको मूवमेंट और वन महोत्सव जो इंडिया में हुआ था। देखो मैं याद करा देता हूँ। ये रोल क्या था? रोल था पब्लिक अवेयरनेस करना और अपोज करना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। फंक्शन क्या था? तीन फंक्शन है, एक तो ट्रीज कट नहीं करना, दूसरा रिसाइकलिंग पे ध्यान दो और तीसरा क्या है? पोल्यूशन को कंट्रोल करना। एक्टिविटी में क्या है? एक याद रख लो, रियो डी जेनरियो पेरिस में मीटिंग हुई थी और क्योटो कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इंडिया में दो चीज़ याद रखना है, एक चिपको मूवमेंट और वन महोत्सव। जो मैं पॉइंट बोलता हूँ ना, जैसे मैं कैसे इसको पढ़ता हूँ, जब मेरा अगर एग्ज़ाम होता है, अभी तो खैर एग्ज़ाम का दौर था वो जा चुका है, जब था तब का बता रहा हूँ। पेन को इधर पहले ही देख लेते हैं। देखो कौन सा पढ़ रहे थे? एनवायरनमेंट मूवमेंट। अरे गजब,
एनवायरनमेंट मूवमेंट। अब इस एनवायरनमेंट मूवमेंट में हमें 3 चीज़ देखना था। सबसे पहला इसका रोल, फिर इसका फंक्शन और इसके एक्टिविटी। रोल में हमने 2 चीज़ देखा, फंक्शन में 3 चीज़ देखा, एक्टिविटी में 2 चीज़ देखा। रोल में क्या था याद करो, ऐसे कॉपी मार लोगे, यहाँ तो सामने ही लिखा हुआ है। रोल में था सबसे पहले कि क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस लाना है, और दूसरा क्या है, अपोज करना है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, जो ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो एनवायरनमेंट को हार्म करे वैसे, भाई सबको नहीं। फिर इनका फंक्शन क्या था, 3 फंक्शन हमने देखा था कि भाई ट्रीज को कट नहीं करना है, दूसरा क्या देखा था हमने कि रिसाइकलिंग करना है, और तीसरा हमने क्या देखा था, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। देखो मैं ऐसे अपने आंसर्स को लिख लेता था, है ना, तुम तो पूरा लिखना, मैं पढ़ाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। हालांकि जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ तभी भी ऐसा ही लिखता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि पूरा लिख लो। और तीसरा क्या है एक्टिविटी में, एक तो कोयोटो प्रोटोकॉल था, कोयोटो, यहाँ तो प्रोटोकॉल नहीं लिखा है, कोयोटो कॉन्फ्रेंस, और दूसरा रियो डी जेनेरियो पेरिस में जो मीटिंग हुई थी, और इंडिया में वन महोत्सव और चिपको मूवमेंट। तो वन महोत्सव और चिपको मूवमेंट। तो आई होप अब यह आंसर भी आप लिख पाओगे। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग में, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा है स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थे उसको थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे, तो ये तो ठीक है बाद में कर लेंगे, ये वाला कर लेते हैं। फिर एक ही खाली क्वेश्चन इसमें बचेगा इस चैप्टर में पूरा, वो एक क्वेश्चन का वीडियो मैं कभी ना कभी डाल दूंगा तुम्हारे एग्ज़ाम के पहले। ये पढ़ लेते हैं, फिर मुझे एक और बात बोलनी है, वो बोलूँगा। For which reforms were the women's movement in pre-independence period fighting? In the pre-independence period, women's movements were working for the following reforms. तो भाई आज़ादी के पहले और वुमेंस के लिए कौन से चीज़ों के लिए लोग लड़ रहे थे, तो किस किस चीज़ के लड़ रहे थे। सबसे पहले एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, तो जो अन्याय हो रहा था औरतों के खिलाफ, वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना। पहले तो ईजी है कि एलिमिनेट क्या करना है, इनजस्टिस। दूसरा टू पुट एन एंड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन्स एंड हेल्प देम टू लीड अ रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। तो भाई जो गलत काम किए जा रहे थे औरतों के साथ, जो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कि उनका जैसे कह लो कि कंपनी वाला, जो हम लेबर में एग्जांपल देखे थे कि एक इंसान को 8 घंटे से 12 घंटा काम करना चाहिए, लेकिन तुम 18 घंटा काम कर रहे हो, तो वो क्या है, एक एक्सप्लॉइटेशन है। तो उसी तरीके से औरतों का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ना, उसे ख़त्म करो, और औरतों को भी एक रिस्पेक्टफुल जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए, एक सम्मानित जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ, भाई समाज के सामाजिक जीवन में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उनको भी उसमें मौका मिले डिसीजन लेने में, अपनी हक, अपने बात को रखने का, इसके लिए लड़ रहे थे। टू एंड द प्रैक्टिस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी। सती तो आप जानते ही हो कि अगर एक औरत का हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो उस फायर पे उस औरत को बैठना पड़ेगा, सती प्रैक्टिस, है ना। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत काम किया था सती प्रैक्टिस को एंड करने के लिए। फिर चाइल्ड मैरिज, जो छोटे बच्चियों का शादी होता है उसे ख़त्म कराया गया। पॉलीगामी मतलब एक आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख रहा है, वो ख़त्म करना चाहिए। एंड ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म सजेस्ट विडो री मैरिज की, जिनके पति का डेथ हो चुका है उनका वापस शादी होना चाहिए। और वुमेंस एजुकेशन, इन सब पे आज़ादी के पहले क्या हो रहा था, काम हो रहा था। अगर मैं इसे याद करा दूँ, लिख देना सबसे पहले कि इनजस्टिस ख़त्म करने का काम, एलिमिनेट इनजस्टिस, और फिर इस पॉइंट को अच्छे से लिखना, ये वाला पॉइंट। कौन से प्रैक्टिस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, विडो री मैरिज, वुमेंस एजुकेशन, इन सबको ख़त्म करने के लिए आज़ादी के पहले काम हो रहा था। ठीक है, और एक ये पॉइंट लिखना, दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ, भाई सामाजिक जीवन में वो सही से पार्टिसिपेट कर सके, उनकी बात भी सुनी जाए, इन सब के लिए काम किया जा रहा था, है ना। आई होप ये भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा, आप लिख लोगे। सिर्फ इस चैप्टर में एक आंसर बचता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। हालांकि मैं अभी भी एक्सप्लेन कर ही सकता हूँ, पर स्टिल मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक अलग वीडियो में ला दूँ। पता नहीं क्यों चाह रहा हूँ, लेकिन चाह रहा हूँ, शायद मेरा मन है कि स्वामीनाथन कमीशन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से, तो खैर 10th में करना भी नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर तो इतना काफ़ी है। चैप्टर नंबर 4 है ये। चैप्टर नंबर 3 का वीडियो शायद नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ।
क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो वो क्रिमिनल पे है और ट्रांसपेरेंसी पे। वो बहुत ही ईजी है, कोई तुम खुद भी कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो बता देना, मैं वो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, वो सिंपल है। चैप्टर नंबर 3 का शायद नहीं आ पाएगा, हालांकि चैप्टर नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। या तो फिर नहीं, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहता, वो मुश्किल है उसको मैं बना पाऊँ। पर चैप्टर नंबर 4 हो चुका है। और अगर वीडियो के लास्ट तक पढ़े हो तो बता देना कि हाँ भैया लास्ट तक थे, पूरा अंत तक पढ़ लिए और समझ आ गया है। थैंक यू।